Hello students, let me welcome you to another important session of this crash course. और आज के क्रैश कोर्स में हमारा टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेसिकली क्या है? तो कोई भी अगर एक रिएक्शन दे रखा है तो उस रिएक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब अगर मेरे पास रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे कितना रिएक्टेंट लेना होगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ रिएक्शन, जो हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में डिस्कस करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि मेरे पास दो रिएक्टेंट हो और दोनों का वेट दिया हो, तो उस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा। क्या वो दोनों रिएक्टेंट सारा कंज्यूम हो जाएगा, या फिर एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा और दूसरा कुछ बच जाएगा। तो इन सारे केसेस को हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। सो लेट अस से वी आर हैविंग अ रिएक्शन। लेट मी राइट अ रिएक्शन A gas plus B gas is giving us C gas and D gas। ये एक स्केलेटल इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो लेट्स से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये सारा क्या है मेरा? ये सारा हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, पहली बात इन टर्म्स ऑफ मोल्स, कि अगर a मोल कैपिटल A रिएक्ट कर रहा है देन स्मॉल b मोल ऑफ कैपिटल B रिएक्ट करेगा, और जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो स्मॉल c मोल ऑफ कैपिटल C फॉर्म होगा एंड स्मॉल d मोल ऑफ कैपिटल D फॉर्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और पैरेलल रिएक्शन में लेके चलता हूँ तो आपको चीज़ें इजीली समझ आएंगी। लेट्स से वी हैव अ रिएक्शन N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स अस NH3 गैस। अगर इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा तो मुझे मिलेगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग अस 2NH3। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल N2 है तो ये 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 मोल्स ऑफ NH3 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो N2H2 रिएक्ट करेगा वो हमेशा 1:3 रेशियो में होगा, और N2 रिएक्ट और NH3 फॉर्म होगा वो हमेशा 1:2 रेशियो में होगा। मतलब N2 रिएक्टिंग, H2 रिएक्टिंग एंड NH3 फॉर्मिंग वो हमेशा किस रेशियो में होंगे? दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:3:2। 1:3:2। मतलब जो कोफिशिएंट्स होगा उसी के रेशियो में हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास है H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिविंग अस 2HCl गैस। तो मान लो मैंने 5 मोल्स ऑफ H2 लिया। मान लो लेट अस अज्यूम कि 5 मोल H2 मैंने लिया है, तो Cl2 कितना रिएक्ट करेगा? तो मुझे पता है 1 मोल H2 के साथ 1 मोल Cl2 रिएक्ट करता है बिकॉज वो कोफिशिएंट है। तो 5 मोल H2 के साथ मेरा 5 मोल Cl2 रिएक्ट करेगा, और 1 मोल H2 अगर होता है तो 2 मोल्स ऑफ HCl बनता है। तो 5 मोल H2 है तो कितना HCl बनेगा? सो 10 मोल ऑफ HCl यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कितना Cl2 रिएक्ट करेगा 5 मोल ऑफ H2 के साथ एंड कितना HCl फॉर्म होगा जब 5 मोल ऑफ H2 और 5 मोल ऑफ Cl2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। अब अगली बात होती है वो मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में होती है। जो अगली बात है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं बोल सकता हूँ ए मॉलिक्यूल ऑफ कैपिटल A will react with small b molecule of capital B to give small c molecule of capital C and small d molecule of capital D। And same way अगर मेरे पास gaseous reaction है, अगर मेरे पास gaseous reaction है for gaseous components, only for gaseous component, तो यहाँ पे मैंने सारा gaseous ही लिया है,
मैं बोल सकता हूँ A liter of capital A will react with B liter of capital B to produce C liter of capital C and D liter of capital D। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस रिएक्शन में, तो यहाँ बोल सकता हूँ अगर 1 लीटर N2 लूँगा तो वो 3 लीटर H2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 लीटर NH3 फॉर्म कर देगा। अगर मान लो मैंने 5 लीटर N2 लिया तो H2 और NH3 कितना होगा, तो मुझे पता है 1 लीटर रिएक्ट विथ 3 लीटर, तो 5 लीटर ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ 15 लीटर ऑफ H2 और 1 लीटर ऑफ N2 प्रोड्यूसेस 2 लीटर ऑफ NH3, तो ये 5 लीटर जो है वो प्रोड्यूस करेगा मेरा 10 लीटर ऑफ NH3। सेम वे मान लो मेरे पास 5 लीटर H2 है तो 5 लीटर Cl2 के साथ रिएक्ट करके 10 लीटर ऑफ HCl प्रोड्यूस करेगा। तो ये है मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब ये ज़रूरी नहीं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हें मोल्स दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो। ऐसा भी हो सकता है दैट इन प्लेस ऑफ दीज थिंग्स दे विल गिव यू द वेट ऑफ ए स्पीशीज। क्या दे सकते हैं? दे कैन गिव वेट ऑफ स्पीशीज। इफ weight of species is given, then what we have to do? Then first calculate number of moles. Calculate number of moles first. Then use above given relation. Above given relation. For example, एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास CaCO3 है सॉलिड जो कि डिकम्पोज होके देता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड CO2 गैस। अब मान लो बोला है कि मेरे पास 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और मुझसे पूछा है कि कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो मैं वेट अगर दे रखा है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? मोल्स। और हाउ डू वी कैलकुलेट मोल्स? तो लेट मी राइट द फॉर्मूला ओवर हियर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट in grams divided by molar mass, given weight in gram divided by molar mass। तो ये फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं लिख सकता हूँ 200 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी 100, so we will have 2 moles of calcium carbonate। Now we can see 1 mole of calcium carbonate will give 1 mole of CO2, so ये 2 moles of calcium carbonate will give 2 moles of CO2 and weight of 2 moles of CO2 कितना हो जाएगा? So weight will be equal to number of moles into molar mass, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। weight will be equal to moles into molar mass। so moles मेरा 2 आ गया, molar mass CO2 का कितना होता है? 44, so total 88 ग्राम ऑफ CO2 शुड बी प्रोड्यूस्ड। ये बात आ गई समझ? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कितना वेट किसी प्रोडक्ट का फॉर्म होगा। अच्छा, एक और चीज देख सकते हैं, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस is giving us 2NH3 gas। Now let's say they have given that 68 gram of NH3 has to be produced। 68 gram of NH3 has to be produced। तो मैं N2 कितना लूं और H2 कितना लूं यहाँ पर? तो अगर वेट दे रखा है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा? उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं देखूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NH3 इज 17, so it is equal to 4 moles। So 4 moles of ammonia is there और we have to form 4 moles of ammonia। अब 2 moles बनाने के लिए मुझे 1 mole of N2 लेना पड़ता है और 3 moles of H2 लेना पड़ता है। 2 बनाने के लिए 1 N2 एंड 3 H2 चाहिए, तो 4 बनाने के लिए मुझे N2 कितना चाहिए होगा? 2 moles और 4 बनाने के लिए H2 कितना चाहिए होगा? 6 moles। और अगर वेट पूछ रहा है तो वेट ऑफ 2 moles ऑफ N2 कैसे निकालेंगे?
सो मोल्स इनटू मोलर मास कितना हो जाएगा 28, सो टोटल हो जाएगा 56 ग्राम. So 56 gram of N2 is required. How many moles of H2 is required? So weight will be equal to moles into molar mass. Molar mass H2 का होता है 2, so 6 into 2 is 12 gram. So मुझे 56 gram of N2 and 12 gram of H2 चाहिए होगा to form 68 gram of NH3. I hope ये बात क्लियर होगी. आगे बढ़ते हैं. Now let's say मेरे पास एक रिएक्शन है H2 गैस plus Cl2 gas giving us 2HCl gas. अब मान लो मेरे पास 10 लीटर ऑफ H2 है और 12 लीटर ऑफ Cl2 है. इनिशियली 10 लीटर ऑफ H2 है, 12 लीटर ऑफ Cl2 है. तो क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा या फिर कोई एक एक्स्ट्रा बच जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि 1 लीटर H2 के साथ 1 लीटर Cl2 चाहिए होता है. 1 लीटर H2 के साथ 1 लीटर Cl2 चाहिए होता है. अपने पास है 10 लीटर ऑफ H2. इसका मतलब ये हुआ that 10 लीटर ऑफ Cl2 will be required. बट है अपने पास 12 लीटर. इट मीन्स द Cl2 is present in excess. तो Cl2 को यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? The Cl2 in this reaction will be known as excess reagent. जो बच जा रहा है उसको मैं बोलता हूँ excess reagent. और H2 जो यहाँ पे है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो इस H2 को यहाँ पे मैं बोलूँगा लिमिटिंग reagent. सो जो भी कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको लिमिटिंग reagent बोलते हैं. और लिमिटिंग reagent के बेसिस पे हम बताते हैं कि प्रोडक्ट मेरा कितना फॉर्म होगा. तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 1 लीटर H2 के साथ 2 लीटर HCl रिक्वायर होता है. 1 लीटर H2 के साथ 2 लीटर HCl चाहिए होता है. तो 10 लीटर H2 के साथ कितना लीटर HCl बनेगा? सो 20 लीटर ऑफ HCl विल बी formed. Means after the reaction, the mixture will contain 20 liters of HCl and 2 liter of unreacted Cl2 और excess Cl2. तो तुमसे कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितना एक्सेस रिएजेंट बचा है और कौन सा रिएजेंट एक्सेस में बचा है. अच्छा, ये तो सिंपल कोफिशिएंट्स था तो कैलकुलेट करना इजी हो गया. कभी कभी अगर मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं जैसे N2 नॉट कॉम्प्लेक्स विच रिक्वायर्स लिटिल बिट कैलकुलेशन, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? सो N2 plus H2 giving us 2NH3. Let's say we have 28 gram of N2 and let's say we have 28 gram of H2. तो NH3 कितना बनेगा पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि जो कौन सा रिएजेंट एक्सेस में है और जो एक्सेस में है वो रिएक्शन के बाद कितना बच जाएगा, ये चीजें मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. तो मैं देख सकता हूँ कि N2 28 ग्राम है, इसका मतलब मेरे पास 1 मोल N2 है. 28 ग्राम H2 है, इसका मतलब यहाँ पे 14 मोल H2 है. अब यहाँ मैं देख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ H2. तो 1 मोल N2 मेरे पास है, सो ये रिएक्ट करेगा 3 मोल के साथ. इसको चाहिए 3 मोल, बट अपने पास 14 मोल्स ऑफ H2 है. इसका मतलब ये हुआ दैट H2 इज आवर एक्सेस रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, और N2 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. अब यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. सिंपल ट्रिक ये है दैट यू फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. लाइक अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं, मोल्स है मेरा 1, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1. यहाँ मोल्स है 14, stoichiometric coefficient is 3. So 1 by 1 is 1, 14 by 3 will be 4.67. Now, whichever is having lower value of this ratio, lower value will be our limiting reagent. Whichever component is having lower value for this ratio, that will be our
लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ पे लोअर वैल्यू N2 के लिए आ रहा है, तो N2 मेरा हो गया लिमिटिंग रीजेंट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग बनता है। इसका मतलब ये हुआ, आफ्टर द रिएक्शन this 1 mole will be completely consumed, how many moles of H2 will be left? So मुझे ये पता है 1 रिएक्ट करेगा 3 के साथ, so 14 में से 3 रिएक्ट कर गया, so 11 mole of H2 will be left and 1 mole of N2 produces 2 moles of NH3, so ये 2 mole of NH3 यहाँ पर बच जाएगा। अगर मुझे वेट पूछता है तो 11 मोल H2 का वेट हो जाएगा 22 ग्राम एंड 2 मोल ऑफ NH3 का वेट हो जाएगा 34 ग्राम। सो दिस विल बी द वेट ऑफ the final mixture 22 plus 34. So this concept is known as concept of limiting reagent. So आज हमने डिस्कस किया stoichiometric calculations, concept of limiting reagent. Now what you have to do is you have to practice question on the basics of this stoichiometry and limiting reagent, because many times they have asked question based on stoichiometry and limiting reagent. इसके बाद इसमें कुछ और डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछते हैं which involves percentage purity। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी का टॉपिक हम लोग आगे के पार्ट में लेंगे। अभी के लिए आई थिंक दिस मच विल बी सफिशिएंट बिकॉज दिस मच बेसिक इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन stoichiometry and mole concept. So I'm hoping you'll practice questions based on this. Now if you want more detailed video on this, then you can comment in the comment section and I'll make a more detailed video on stoichiometric calculations. This will also involve the redox reaction, जिस पे आगे मैं videos बनाऊंगा. Now if you think that the concept got cleared, then like the video, subscribe the channel and hit the bell icon so that आपको कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।